एक चाची अपने भतीजे को अपने साथ कुंभ के मेले में ले जाना चाहती थी। तभी वह अपने भतीजे को घर पर बुलाती है कि सुबह यहाँ से निकल जाएंगे रेल में बैठ करके। उसका भतीजा चाची के घर पर पहुँचता है और जैसे ही वह उसके घर पर पहुँचता है तो जो चाची होती है वह बीच आंगन में चारपाई खड़ी करके उसके पीछे नहा रही थी, जैसे पुराने ज़माने में औरतें नहाया करती थी। तो जैसे ही भतीजा वहाँ पर पहुँचता है, चाची दोस्तों विधवा थी और उसकी उम्र कम थी, यानी कि 32 साल उसकी उम्र थी। अब जैसे वह भतीजा उस आंगन में पहुंचता है तो एकदम कहता है, चाची कहाँ हो तुम। चाची चारपाई के दूसरी साइड में नहा रही थी, निर्वस्त्र थी, कपड़ा एक भी नहीं था बदन पर। तभी वह बोलती है कि रुक जाओ, मैं नहा रही हूँ। इतने में चाची अपने बदन पर एक पतली सी चुन्नी लपेटकर एकदम से खड़ी हो जाती है और कहती है कि 1 मिनट रुको, मैं कपड़े पहन कर आती हूँ। लेकिन दोस्तों जैसे ही वह अंदर जाने लगती है तो उसकी जो पतली सी चुन्नी होती है वह बदन से सरक जाती है और एकदम से भतीजे की नज़र में सारा जो मामला होता है वो नज़र में आ जाता है। यानी कि उसके चाची के जो उभार मारते हुए अंग थे वह भतीजे को दिखाई दे जाते हैं। अब यह सारा नज़ारा देख करके जो देवर होता है वह तो सकपका जाता है, आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। और उसके बाद चाची शर्माती हुई दोबारा से चुन्नी को अपने बदन पर लपेट करके अंदर चली जाती है और कपड़े पहनने लगती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ ऐसा होता है, पूरे ज़माने को पता लग जाता है और यहाँ तक कि उस चाची के जेठ को भी पता लग जाता है जिसका वह लड़का था, जो उसका भतीजा वहाँ पर आया था। और फिर दोस्तों यहाँ पर खुलता है एक बहुत बड़ा राज। और इस घटना में लास्ट में क्या होता है पूरी जानकारी यहाँ पर हम लेने वाले हैं। बड़ा ही बवाल मचता है दोस्तों। इन कहानियों से सीख बहुत मिलती है। हालांकि आपको लग सकता है कि कैसी स्टार्टिंग की है कहानी की, किस तरह से बताया है, ये थोड़ी सी रोमांटिक हो सकती हैं, लेकिन इनके अंदर बहुत कुछ सीखने को भी हमें मिलता है। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना राजस्थान के जयपुर के अंदर घटित होती है। राजस्थान के जयपुर के अंदर एक वर्षा नाम की औरत, जिसकी उम्र होती है 32 साल और वह पेशे से टीचर है, प्राइमरी टीचर है। बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको पढ़ाती है 5वीं क्लास तक। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक उसके साथ दुर्घटना हो जाती है। उसका पति जब नौकरी पर जा रहा था तो उसकी एक्सीडेंट से मौत हो जाती है और उसके पति की मौत को हुए फिलहाल 2 साल गुजर चुके थे। और वर्षा जो कि अपना अलग घर बना कर रहा करती थी और उसका जो परिवार था, यानी कि उसके जेठ जेठानी सास ससुर, वो उससे 20 किलोमीटर दूर रहा करते थे। जेठ का नाम था नेकीराम और जेठ का एक बेटा भी था जिसका नाम था अतुल, और अतुल की उम्र होती है 23 साल। अब तो यहाँ पर जो भतीजा बनता है जिसका नाम होता है अतुल, जो कि इससे 10-11 साल छोटा था। अब दोस्तों यहाँ पर जो विधवा चाची होती है जिसका नाम वर्षा है, पढ़ाने के लिए जाया करती है, अकेली है और किस्मत की बात यह है कि उसको बच्चे भी पैदा नहीं हुए थे, तो अकेली तन्हा। उसके पति ने एक मकान खरीद लिया था और वहीं पर वह दोनों पति पत्नी रहा करते थे और उसी छोटे से शहर के अंदर वह दोनों अपना गुजर बसर कर रहे होते हैं। लेकिन अब बहुत सारे लोग, आपको पता है जनवरी 2025 में कुंभ का मेला लगा था और बहुत सारे लोग कुंभ का मेला देखने के लिए जाते हैं। तो चाची वर्षा के मन में भी आता है कि क्यों ना वह भी कुंभ का मेला देख कर आए। लेकिन चाची जो वर्षा होती है वह इधर उधर तो ज़्यादा किसी से मतलब रखा नहीं करती थी और वह सोचती है कि मैं कुंभ का मेला आखिर किस तरह से देख कर आऊँगी, मैं तो वहाँ पर खो जाऊँगी, अकेली औरत हूँ, कोई साथ चल नहीं रहा है। तभी वह अपने जेठ के पास फ़ोन करती है, नेकीराम के पास, और उनसे कहती है कि मैं कुंभ का मेला देखने जाना चाहती हूँ, क्या मैं जा सकती हूँ। क्योंकि दोस्तों परिवार में बाउंडिंग बहुत अच्छी थी, यानी कि आपस में जो भाईचारा था वो बहुत अच्छा था। भले ही वर्षा और उसका मरने वाला पति दूर रह रहे होते हैं, लेकिन कोई भी फैसला घर के अंदर जब लेते थे तो आपस में सलाह मशवरा ज़रूर किया करते थे। तो ऐसा ही यहाँ पर इस वर्षा को भी अब आदत पड़ चुकी थी। कोई भी काम करती थी तो जेठ की राय ज़रूर लिया करती थी या फिर सास ससुर को फ़ोन किया करती थी। अब यहाँ पर जो जेठ नेकीराम होता है वह कहता है कि तुम जाओगी कैसे अकेली। तो वर्षा कहती है कि अब मेरा मन तो कर रहा है लेकिन जाऊँ कैसे जेठ जी, मुझे कोई मेरे साथ चले तो मैं चली जाऊँगी। इतने में जेठ नेकीराम कहता है कि ऐसा करते हैं, अतुल को भेज देता हूँ मैं और वो तुम्हें कुंभ के मेले में घुमा लाएगा। अतुल जो कि 23 साल का हो चुका है। उसके बाद वर्षा कहती है ठीक है, तुम आप उसे शाम तक भेज देना मेरे घर पर और सुबह हम यहाँ से ट्रेन पकड़ लेंगे। और वो बुकिंग करवा लाएगा, रेलवे टिकट जो होती है वो बुक करवा लाएगा और सुबह हम यहाँ से कुछ खाना वाना बनाकर निकल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया
जो अतुल होता है अपनी चाची के घर की तरफ, शहर की तरफ निकल जाता है और वहाँ जा कर के जैसे ही वह घर के अंदर घुसता है तो यह मैं आपको शुरुआत में बता चुका हूँ, जो चाची होती है वो आंगन के अंदर बीच में एक चारपाई को खड़ी करके वहाँ पर नहा रही होती है। शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था क्योंकि चाची अकेली रहती थी, कोई आता जाता नहीं था, तो वह आराम से नहा धो लिया करती अकेले में। तभी जो भतीजा होता है अतुल, वह टिकट वगैरह करवा करके रिजर्वेशन की, वह पहुँच जाता है अपनी चाची के घर और जाकर चाची चाची आवाज़ लगाता है। चाची कहती है कि मैं नहा रही हूँ, अभी रुक जाओ 1 मिनट, और चाची अपने बदन पर अपनी उस चुन्नी को लपेट कर खड़ी होती है, कहती है मैं अभी कपड़े पहन कर आती हूँ। लेकिन दोस्तों हवा से उसकी पतली चुन्नी उसके बदन से हट जाती है और चाची का कुछ बदन उस जो भतीजा होता अतुल को दिखाई दे जाता है और अतुल के दिमाग में अब वही नज़ारा घूमने लगता है जो उसने सीन चाची का देखा था। अब तो दोस्तों उसके बाद बात आई गई हो जाती है, शाम का समय हो गया था। अतुल कहता है कि चाची मैं 2 टिकट रिजर्व करवा के लाया हूँ और रेल कल शाम की है, शाम को 4 बजे यहाँ से हमें निकलना होगा। तो उसके बाद दोस्तों वह अतुल वहीं पर बैठ जाता है और वहीं पर चाची उसके लिए खाना बनाती है और ये दोनों टीवी वगैरह देखते हैं और रात को सो जाते हैं। अब उसके बाद सुबह होती है, सुबह जो चाची होती है कुछ खाना दाना अपने साथ बना कर रख लेती है कि भाई रास्ते में भूख लगेगी या फिर वहाँ पर अगर रुकना पड़ गया तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए, तो कुछ खाना बनाकर वह अपने साथ रख लेती है। और शाम को 4 बजे ट्रेन का टाइम होता है तो दोनों चाची भतीजे घर से निकलकर रेलवे स्टेशन पर पहुँच जाते हैं। वहाँ जाने के बाद दोनों की सीट एक साथ थी और ऊपर वाली सीटें थी, तो दोनों ही दोस्तों अब एक सीट पर बैठ जाते हैं और धीरे धीरे बातचीत करते रहते हैं। और अब हो जाता है रात का मौसम। यहाँ पर चाची को भी यह बात पता थी दोस्तों, जो भतीजे के सामने उसकी चुन्नी हट गई थी, तो कहीं ना कहीं चाची के मन में भी कुछ ना कुछ चल रहा था। तो दोनों ही एक सीट पर बैठे हुए थे और रात को अब थोड़ी थोड़ी सर्द हवाएं वहाँ पर आने लगती है तो उनको सर्दी लगती है, तो दोनों एक ही कंबल में दुबक जाते हैं। और एक ही कंबल में दुबकने के बाद जब रात को 10-11 बजे का टाइम होता है तो भतीजे से रहा नहीं जाता है और अब वह एकदम से चाची से कहता है अतुल, और उससे रुका नहीं जा रहा था, वह सीधा बोलता है कि चाची देखो महाकुंभ को तो पीछे देखेंगे, महाकुंभ को देखने जा रहे हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले एलोरा अजंता की गुफाएं देखने का मन कर रहा है। अब दोस्तों यह कोडवर्ड में जो बात कही थी, अब जो चाची होती है वह मुस्कुरा जाती है और कहती है कि हाँ हाँ मैं भी यही सोच रही थी, मेरे दिमाग में भी यही बात चल रही थी। क्योंकि दोस्तों चाची को अकेलापन और तन्हाइयाँ काटती थी, तो कहीं ना कहीं उसके मन में भी अब यह विचार बन चुका था कि जो अतुल है उसने उसको निर्वस्त्र देखा है, तो उसके मन में भी लड्डू फूट रहे थे और इधर अतुल के मन में भी लड्डू फूट रहे थे। क्योंकि उस नज़ारे को देखने के बाद रात भर अतुल सो नहीं पाया था। अब तो यहाँ पर चाची तैयार हो जाती है और कहती है कि मैं भी अकेली हूँ और बदनामी के डर से किसी से कह नहीं पाती हूँ और हमारा तुम्हारा किसी को पता भी नहीं चलेगा, अब तुम्हें जो करना है वो तुम कर सकते हो। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो अतुल होता है वहीं एक सीट पर उस कंबल के अंदर ही न जाने क्या क्या हरकत है वो दोनों चाची भतीजे करने लगते हैं और वो दोनों संबंध बना लेते हैं। उसके बाद वह कुंभ का मेला देखते हैं और कुंभ का मेला देखने के बाद वापसी जब उनकी होती है तो वापस घर पहुँचते हैं। घर पहुँचने के बाद अतुल कहता है कि ठीक है चाची मैं चलता हूँ घर, लेकिन चाची कहती है कि अभी तुम 1 रात और यहाँ पर रुक जाओ, कल सवेरे निकल जाना, मैं जेठ जी से कह दूंगी कि आज अतुल यहीं पर रुक रहा है। अतुल कहता है क्या हुआ चाची? तो चाची एकदम से कहती है कि मज़ा नहीं आया, तुम ऐसा करो यहीं पर रुक जाओ और मेडिकल पर जाओ और पावर बढ़ाने की गोलियां लेकर आओ। उसके बाद अतुल मेडिकल पर जाता है और वहां से पावर बढ़ाने की गोलियां लेकर आ जाता है। उसके बाद खाना वगैरह खाने के बाद और दूध में उन पावर बढ़ाने की गोलियों को चाची अतुल को भी खिला देती है और खुद भी उनको खा लेती है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर स्टार्ट होता है इन दोनों का रंगल मंगल। 1 घंटे तक दोनों अपनी अपनी वासनाओं को पूरा कर रहे होते हैं। तभी दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही अपनी अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा कर रहे होते हैं तो उस चाची को ब्लीडिंग होने लगती है। अब ब्लीडिंग होने लगती है तो पहले तो इन दोनों को ऐसे लगता है कि शायद बंद हो जाएगी। चाची को भी लगता है कि बहुत दिनों में संबंध बनाए हैं तो शायद उसकी वजह से होगा, और लड़के को ज़्यादा कुछ पता नहीं था, उसको लग रहा था कि शायद औरतों के साथ ऐसा होता होगा। अब इनके संबंध बनते रहते हैं अभी भी, लेकिन ब्लीडिंग रुकने का नाम नहीं ले रही थी और चाची को कुछ कमजोरी सी आने लगती है। तो वह समझ जाती है कि मामला कुछ ना कुछ गड़बड़ हो चुका है। वह अपने भतीजे से कहती है कि मामला
गड़बड़ हो चुका है, ब्लीडिंग रुक नहीं रही है और अब मैं हो सकता है मर भी सकती हूँ, मुझे हॉस्पिटल ले जाओ। लेकिन अब भतीजा शर्मा जाता है कि इसको हॉस्पिटल कैसे ले जाऊँ, बापू को पता लग जाएगा, पूरे गाँव वालों को पता लग जाएगा कि यह मामला क्या था, और यहाँ से जो भतीजा होता है दुम दबाकर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन दोस्तों जो चाची है वह तड़प रही होती है, किसी को फ़ोन भी नहीं कर सकती कि ब्लीडिंग किस लिए हुई है, वह तो यही कर सकती थी कि चुपचाप उसको कोई हॉस्पिटल ले जाए तो उसका इलाज शुरू हो जाए। अब चाची की किसी से कहने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। इतने में भतीजा वहाँ से जैसे निकल जाता है तो आधे रास्ते में उसके दिमाग में कुछ विचार उठने लगते हैं। वह सोचता है कि अगर चाची की ज़्यादा खून बहने से मौत हो गई तो इसका सारा पाप मेरे ऊपर पड़ेगा। और दोस्तों वह अब डिसीजन बदल लेता है, सोचता है कि चाहे कितनी भी बदनामी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं वापस जाऊँगा और चाची को हॉस्पिटल ले जाऊँगा। वह वापस लौटता है दोस्तों और जाकर के देखता है चाची की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था क्योंकि इतनी ब्लीडिंग पूरे फर्श में हो चुकी थी। वो अपनी चाची को जैसे तैसे ऑटो रिक्शा वगैरह करके रात में और वह सीधा हॉस्पिटल ले जाता है और अपने बापू के पास फ़ोन कर देता है कि पापा चाची को कुछ दिक्कत हो गई है। उसके बाद उसके घर वाले भी आते हैं लड़के के, और जो वर्षा है विधवा थी, उसके सास ससुर और उसका जेठ जेठानी सब वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जब डॉक्टर अब इसका इलाज कर रहा होता है तो थोड़ा इसको आराम मिलता है, ब्लीडिंग बंद हो जाती है। उसके बाद डॉक्टर जब बाहर निकलता है तो जेठ पूछता है कि डॉक्टर साहब हुआ क्या मामला था। तो डॉक्टर कहता है कि देखो इस महिला के ने जो संबंध बनाए हैं थोड़ा सा गैर जिम्मेदाराना तरीके से बनाए हैं संबंध, यानी कि ज़्यादा ज़ोर से बनाए हैं, इसलिए इसकी ब्लीडिंग होने लगी है और इसकी वजह से इसकी जान भी जा सकती थी, वो तो टाइम पर यहाँ पर आ गई। अब दोस्तों यह बात जैसी ससुर सुनता है एकदम से हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि उनकी जो बहू थी वो तो अब विधवा थी, संबंध किसके साथ बनाए होंगे। अब दोस्तों उसके बाद वह मतलब माथे पर हाथ रखकर बैठा रहता है, सोचता रहता है कि लड़का भेजा था मैंने, कहीं लड़के ने तो कांड नहीं कर दिया। उसके बाद दोस्तों वह अपनी बहू के पास ही जाता है, वर्षा के पास, और उससे पूछता है कि मामला क्या था वर्षा, ये क्या हुआ, क्या सुनने को मिल रहा है, किसके साथ संबंध बनाए थे। डॉक्टर बोल रहा है संबंध ज़्यादा जोर से बनाने की वजह से ब्लीडिंग हुई है। अब जो वर्षा होती है वह भी अब सोच लेती है कि अब इस बात को छुपाना ही क्या। वह अपने पास अपने भतीजे अतुल को बुलाती है कि अतुल को बुला लीजिए आप, और उसके बाद अतुल को बुलाया जाता है और फिर जो चाची होती है पूरा राज खोलती है। अतुल भी अपनी चाची का साथ देता है और वह भी अपने बापू से कहता है कि बापू मुझसे गलती हो गई, और ना ही चाची ने मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती की है और ना ही मैंने चाची के साथ कोई ज़बरदस्ती की है, हम दोनों की सहमति से यह काम हुआ, लेकिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। अब दोस्तों यह बात जो जेठ था वह समझ जाता है कि जो वर्षा है वह भी अभी जवान है, 32 साल की उम्र कोई ज़्यादा थोड़ी होती है, अकेली तनहा है। उसके बाद सारे घर में यह बात फैल जाती है, लेकिन यह परिवार इतना समझदार था कि कोई भी किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाता है। जेठ समझदार था कि भाई अकेली है, अकेलेपन में ऐसी हरकत हो गई है, इसमें वर्षा का कोई खोट नहीं है, और लड़के का भी क्या खोट लगाएं, आग और पेट्रोल को एक साथ रखेंगे तो धमाका होगा ही होगा। उसके बाद जेठ एक फैसला लेता है और 2 महीने के बाद जब वर्षा ठीक हो जाती है, 2 महीने के बाद वर्षा के लिए एक लड़का ढूंढता है जो कि पहले से जिसकी पत्नी मर चुकी थी, और उसके साथ वर्षा की धूमधाम से शादी करवा देता है और वर्षा से कहता है कि तू आराम से रह, और जो तेरे पति का यानी कि मेरे छोटे भाई का जो घर है वो भी तू ही ले ले, और वो तेरे ही नाम है, अपने बच्चे तेरे जब होंगे तो उनमें उस घर में आकर भी रह सकती है या फिर अपने दूसरे पति के घर पर भी रह सकती है। इस तरह से दोस्तों यहाँ पर इस मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। अब यहाँ पर गलती तो बहुत बड़ी हुई थी। दूसरी बात, इस कहानी के अंदर अगर अतुल छोड़कर निकल जाता, वापस नहीं लौटता, तो चाची की मौत हो जाती, और बहुत बड़ा वो अतुल कहता है ना अपने आप को जीवन भर माफ़ नहीं कर पाता। अतुल ने बहुत समझदारी से काम लिया कि चलो गलती जो है वो हो गई, वापस लौट करके चाची को हॉस्पिटल एडमिट करवाया, और फिर इन दोनों ने एक और समझदारी वाला बहुत बड़ा कदम उठाया, सबके सामने सारी बात खुल कर रख दी, कोई बात छुपाई नहीं। तो कई बार दोस्तों गलतियाँ, मैं ये नहीं कहता गलती नहीं होती, गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन उनके ऊपर पर्दा ना डालें। जो बात सच है वो चीज़ सब परिवार के सामने रखें, परिवार ज़रूर कुछ ना कुछ उसका हल निकाल ही लेता है। इसीलिए तो कहा जाता है परिवार के साथ रहना बहुत ही सेफ्टी होती है, परिवार के साथ रहने में सिक्योरिटी होती है। लेकिन जब हम अपनी गलतियों पर पर्दा डालते हैं तो फिर यहाँ पर मामला बिगड़ जाता है, और तो फिर यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं इस घटना के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इस घटना से हमें यही सीख मिलती है कि भाई अगर जवान परिस्थिति में यानी कि नौजवान महिला है और उसका पति मर गया है
तो भाई ऐसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अगर 28, 30, 27 साल की कोई महिला विधवा हो जाती है तो उसकी दूसरी शादी करवा दें। यहाँ पर तो इस वर्षा का कोई बच्चा भी नहीं था, तो इसका तो दूसरी शादी का हक भी बनता था, क्योंकि अगर ऐसे ही छोड़ा जाएगा तो दोस्तों कब तक कोई कैसे रह पाएगी या रह पाएगा। थोड़ा सा परिवार को भी सोच लेना चाहिए। दोस्तों अगला वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो भाई हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं खेमराज भाटी, राम राम सर जी, खेमराज गुज्जर चिट्टी, जीबी नगर, यूपी 16 से, जो कि हमारे वीडियोज़ को लगातार देखते हैं। उसके बाद भाई जब नाम बताना होता है और नहीं पता नहीं चलता, थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ी हो गई है। अशफाक अहमद हमारे भाई कमेंट कर रहे हैं। उसके बाद हमारे साथ हैं पवन वीरेंद्र, पासवान वीरेंद्र, और जौहर झारखंड से हैं जी, रांची झारखंड से हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। उसके बाद रंजीत कुमार हमारे भाई कमेंट करते हैं, राधे राधे। रंजीत उत्तर प्रदेश से हैं। उसके बाद राम राम सर जी, खेमराज हमारे भाई दोबारा कमेंट कर रहे हैं। आदेश कोहली यूपी फिरोजाबाद से हमारे वीडियोज़ पर कमेंट करते हैं, गुड भाई जी। राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से हमारे वीडियोज़ पर कमेंट करते हैं। सुशील चौधरी हमारे भाई कहते हैं कि मौसी भी फिल्मों में आ जाती है जी। पिछले वीडियो में से इन्होंने कॉमिक लाइन निकाल करके और लिखते हैं भाई, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सुशील चौधरी भाई, और बहुत ही सपोर्ट करते हैं हमारे भाई। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान हमारे भाई कमेंट करते हैं और बहुत ही सपोर्ट करते हैं। और उसके बाद राम थापा नेपाल से हैं, सर नमस्कार, लेडीज़ को समझना चाहिए था गलत और सही क्या है जी, बिल्कुल। और उसके बाद हमारे साथ हैं हरिचंद्र मौर्य कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से हमारे वीडियोज़ पर कमेंट करते हैं। राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से हैं। नागेंद्र प्रसाद राजवंशी नेपाल मोरंग सूर्यवंशी नगर पालिका वार्ड नंबर 4 से हैं। और उसके बाद किसी की भी शादी ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए जी, बिल्कुल कह रहे हैं। संजय दोबारा से लिखा हुआ है। और उसके बाद राम थापा नमस्कार सर जी, नमस्कार जी। करण देव पासी, सुदेश भाई मैं लखनऊ से बोल रहा हूं और करंट लोकेशन यह कह रहा हूं कि मुझे बहुत चिंता हुई थी आपके हाथ में दिक्कत थी जी, बिल्कुल ऐसा ही होता है जी, किस्मत में जो लिखा होता है वो कई बार हो जाता है। और श्यामलाल चौधरी हैं हमारे साथ। और उसके बाद जान से भी हमारे कमेंट करते हैं। कुछ भाई हमारे फेसबुक पे, वहाँ पे भी हम कमेंट ले लेते हैं। हमारे साथ धीरज बरनवाल हमारे भाई जो कि कमेंट करते हैं, लगातार हमारे साथ बने रहते हैं। मनोहर जोशी हमारे साथ बने रहते हैं। नमस्कार तिरछीवाद चैनल वाले भाई साहब को, आपकी तबीयत कैसी है, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मनोहर भाई, आप सुनाइए आप कैसे हो? परवीन राज बिहार से हैं। मुकेश कुमार यूपी 83 से हैं। दयाल राम, राम राम भाई जी, नागौर जिला से दयाल राम बोल रहा हूँ। और भैया बताइए कैसे हो आप? आपका वीडियो देखने में अच्छा लगता है और सुनने में भी अच्छा लगता है। दयाल राम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद हमारे साथ प्रवीण बघेल शिवपुरी से दोबारा से हैं। सूर्य प्रकाश मिश्रा जी हैं। सर जी मानना होगा सुमन को, जो SDM जैसा पद पाने के बाद भी चमक दमक की दुनिया में गुम नहीं हुई, बल्कि अपने पति विनोद को सहारा देकर अपना धर्म भी निभाया, अपने माता पिता का भी नाम ऊंचा कर दिया। रुदौली जिला अयोध्या से पत्नी का नाम शिखा मिश्रा जी, बिल्कुल सूर्य प्रकाश जी आप सही कह रहे हैं। कई बार कुछ औरतें बहुत ही अच्छी होती हैं जिनके ऊपर पूरा परिवार टिका होता है। मोनू जैन, गुड स्टोरी सर, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब का। धनराज प्रजापति हमारे भाई, सुदेश भाई जय सिया राम, वीडियो बहुत अच्छी लाए हो जी, बहुत बहुत धन्यवाद धनराज जी। उसके बाद रतन लाल शर्मा, राम राम भाई साहब जी, आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती हैं और दिल से शुक्रिया रतन लाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और उसके बाद समाधान पाटिल, सर जी नमस्ते, आप बहुत अच्छी कहानी सुनाते हैं। कभी कभी लगता है कि तुम जैसी कहानी सुनाने में हमारा दिल बहुत अच्छा लगता है, और लेकिन आपको मिलने के लिए दिल कर रहा है। समाधान पाटिल, जलगांव महाराष्ट्र। समाधान पाटिल जी आप मिल सकते हैं, आप मैसेंजर में जाकर आप बात कर सकते हैं और खूब बात कर सकते हैं जी, बिल्कुल। उसके बाद सुजीत कुमार हमारे भाई, राधे राधे जी, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। धनराज प्रजापति, जय श्री राम, जय श्री राम जी। और उसके बाद बबली वर्मा हमारे भाई कमेंट करते हैं, नाइस स्टोरीज, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सलाउद्दीन खान, इंसान का हौसला बुलंद होना चाहिए जी, बिल्कुल सलाउद्दीन खान जी। दोस्तों कुछ भाई जो रह गए हैं उनकी कमेंट मैं अगले वीडियो में पढ़ूंगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।